नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन शाह है और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अतुलनीय कार्य किए हैं। ही इज़ द फाउंडर चेयरमैन ऑफ DSS इंस्टीट्यूट एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, इनको हाल में ही नेशनल एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया है जनवरी महीना में। दोस्तों, इनको नेपाली साहित्य सभा से संवर्धना पत्र से सम्मानित किया गया है। साथ ही सिक्किम के अनेकों संस्था से इनको सम्मान और अभिनंदन पत्र मिला है और BHMS में ये गोल्ड मेडलिस्ट है। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संतोष शर्मा जी का। सर प्लीज। प्रथम तो सर, हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे शख्सियत से हमें मिलने का मौका मिला। साथ ही हम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो अतुलनीय कार्य कर रहे हैं, जहां तक हमें पता है आपको नेशनली अवार्ड भी मिल चुका है। तो सर, आप जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो सर्वप्रथम सावन सर और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो अब आपका प्रश्न को लेते हैं। तो जब आप लक्ष्य की बात करते हैं, किसी सपना की बात करते हैं, किसी कार्य को संपन्न करने की बात करते हैं, तो अवश्य जो कार्य में सत्य है, जो कार्य सच्चा होता है, उसमें बहुत सारा परेशानी आती है। वो तो अनडाउटफुल बात है। जितना भी हम लोग महान व्यक्ति का नाम ले लें, क्या अपने घर में ही, अपने गांव में भी किसी महान व्यक्ति का बात करें, तो कोई भी विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस नहीं किया। देयर इज किसी वाइज मैन ने बोला ही है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो अब मेरे बारे में क्या करें, सबसे पहले तो अपनी यूथ टाइम एज ए स्टूडेंट भी बोलेंगे। हम लोग बहुत सामान्य परिवार से थे, तो उसमें भी बहुत सारे कठिनाइयाँ आया और बहुत मुश्किल से हमने अपना पढ़ाई की। यहाँ तक भी कह सकते हैं कि मैंने अपना मेडिकल ग्रेजुएट अपना ही सेविंग से किया। इसमें मेरे अवश्य ही मेरे पिताजी श्री रामदयाल शर्मा, मेरे श्रीमती रीना शर्मा और मेरे अनेक दोस्तों, इष्ट मित्र, सबका आशीर्वाद, सबका मेहनत भी साथ में है। मगर हम लोग वो उस इलाइट ग्रुप या इलाइट परिवार से नहीं थे, बच्चे से नहीं थे, जिसको बोलते हैं ना बॉर्न विथ सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून। इस तरह का तो हम लोग का अपब्रिंगिंग नहीं हुआ, तो बहुत मुश्किल से पढ़े। उसके बाद जब मैं 2011 में सिक्किम अपना मेडिकल ग्रेजुएट BHMS करके पोस्ट ग्रेजुएट करके और कुछ साल अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करके जब वापस आया तो क्लिनिक का स्टार्ट किया। तो सिक्किम में गैंगटोक निवासी हूँ। गैंगटोक के नज़दीक हमारे घर से कुछ दूर पर तिब्बत रोड है, जो एक बहुत पोश एरिया है। वहाँ पर एक क्लिनिक स्टार्ट किया और वहाँ पर कुछ साल 2011 से लेकर 2016 तक मैंने प्रैक्टिस किया, जो सक्सेसफुल था, अच्छे चल रहा था। मगर अचानक मेरे एक भावना जगा कि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सो दैट टाइम प्रोफेशन, माई मेडिकल एज अ फिजिशियन, एज अ मेडिकल कैरियर में उतना मतलब खुश नहीं था। मतलब अच्छा तो हो रहा था, मगर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, एक जो खुशी का अनुभव होता है कि रात आप दिन भर काम करें और रात को आए सुकून से नींद लगी, मैं कुछ अच्छा करके आया। उन्हें तो मेडिकल भी सेवा ही है, मगर वो क्या था कि वो मतलब मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं किस लाइन पे जाऊँ, क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को अंतरात्मा ने कहा कि मैं टीचिंग में, मैं बच्चे लोग के साथ रहना, उनको इंस्पायर करना मेरे को बहुत पसंद आता है। मेरे को एक सुखद अनुभव होता है। तो मैंने DSS इंस्टीट्यूट का स्थापना करने का निर्णय लिया। और उस समय सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी कार्य करेंगे तो आपको
लोग दूसरे लोग क्या बोलेंगे वो महत्व नहीं रहता। सबसे पहले क्रिटिक्स तो आपका घर से ही, परिवार से ही आता है। परिवार वाला ही आपका सपना को समझ नहीं पाता है। आमतौर हमारे सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि परिवार ही वाला सबसे पहले दुश्मन की तरह काम आते हैं या पेश आते हैं बोले, है ना। तो मेरे साथ भी उसी तरह का हुआ। मेरे जो पावर, मेरे रियल हीरो, वो भी मेरे सपने को समझ नहीं पा रहे थे। मेरे वाइफ जो मेरे लाइफ पार्टनर है, मेरे हर सुख दुख का पार्टनर, वो भी मेरे को इस समझ में नहीं पा रहे थे। मेरे फ्रेंड जो मेरे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थे, वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। वो बोला कि तुम क्लिनिक ही करो, तुम अच्छा कमा रहे हो, घर बना रहे हो, बच्चा को अच्छा पढ़ा रहे हो, तुम मतलब मत करो ये सब चीज़। मगर मैंने भी बहुत सोचा, मगर मेरे मन ने नहीं माना कि ना, मेरे को अब मैं शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन के क्षेत्र में ही जाना है। और मेरा ये निर्णय 14 नवंबर शिक्षा दिवस, चिल्ड्रंस डे के दिन, बाल दिवस के दिन मैंने अपना सेवा अपने आने वाले बाल बच्चे, चिल्ड्रंस, आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर दिया। तो कठिनाई के बारे में यही सिंपल में बोलना है तो सबसे पहले तो परिवार से ही इसका मतलब क्या बोलते हैं इसे, परिवार से ही बगावत करना पड़ा। और उसके बाद तो इकोनॉमिकल क्राइसिस को पूछिए मत, जितना भी सेविंग था वो भी सब ख़त्म हो गया, लोन लेना पड़ा बहुत जन से। मतलब मैं पागल हूँ वाला संबोधन से भी मेरे को वैसा भी सुनने को पड़ा कि ये पागल हो गया है, क्या कर रहा है, अच्छा खासा क्लिनिक इतना अच्छा सेटअप किया था, इतना अच्छा कर रहा था, इसको बर्बाद करके ये बच्चा लोग को फ्री में पढ़ा रहा है, बच्चा लोग के साथ दिन भर रहता है। तो ये सब चीज़ हुआ। तो इसे कठिनाई तो और भी बोल सकते हैं, मगर फिलहाल इतना ही मैं बता सकता हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैंने पढ़ा था कि जब आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोग आपको पागल बोलने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका स्ट्रगल टाइम जानकर, और बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूवर्स को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो अपने ड्रीम को के प्रति डिटरमाइंड हो और आगे बढ़े। सर, मेरा दूसरा सवाल है, लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, इस भावना से लोग अपना कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अब ये तो ऐसा प्रश्न है कि ये मतलब भारत का ही सिर्फ नहीं, शायद विश्व में ही हर सामान्य परिवार का ये मतलब ये प्रश्न है, ये विडंबना है कि हम लोग दूसरों को ख्याल करके अपना सपना को या अपना कर्म को नहीं करते। हम लोग कुछ भी करने से पहले मैं इससे कितना संतुष्टि होगा, इससे मेरे परिवार को या आने वाले पीढ़ी को या बच्चे को या किसी को कितना फ़ायदा होगा, ये हम नहीं सोचते हैं। कि हम लोग बस इतना ही मतलब इसमें स्ट्रेस ले लेते हैं कि दूसरा क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो किशोर कुमार जी का एक गाना मेरे को याद आ रहा है अभी इसी संदर्भ में, कुछ तो लोगों कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं इतना ही कहूँगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस है आज मैं जहाँ भी हूँ, तो मैंने इस चीज़ को हमेशा मतलब एक डिटरमाइंड हो गया है कि मेरे को लोग अच्छा भी कहेंगे तो ठीक है, लोग बुरा भी कहेंगे तो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे कितना खुशी मिल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट को कितना उससे प्रभाव हो रहा है, समाज को कितना, समाज में उसका क्या परिवर्तन आ रहा है, समाज में उसका क्या उपयोग हो रहा है, ये चीज़ को मैंने अपना लक्ष्य बना लिया हो। और लोग क्या करेंगे इसका फिक्र नहीं करेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। कुछ लोग हैं जो आपका काम में ताली बजाएंगे, आपके साथ रहेंगे, और बहुत कुछ लोग हैं जो आप जितना भी अच्छा कीजिएगा फिर भी आपका बुरा करेंगे। तो हमें लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को हमें उनके ही हाल में छोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो लोगों को ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये सोच। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोग तब बोल रहे थे कि ये व्यक्ति पागल है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, कितना अच्छा क्लिनिक चला रहा था, आज कहीं और भाग रहा है, आज वही बोलते होंगे कि वो उस टाइम सही थे, हम ही गलत थे। आज वो सक्सेसफुल है और सक्सेस के तरफ और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका सोच डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि बदला होगा। सर, मेरा तीसरा सवाल है, जैसा कि आपने बताया आप होम्योपैथी फिजिशियन में अच्छा कार्य कर रहे थे, आप तब भी सक्सेस थे, आप अच्छा कमाई कर रहे थे और आपने घर भी बनाया, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे थे। उसके बाद आपने उस लाइन को छोड़कर एजुकेशन का लाइन को क्यों चुना, हम जानना चाहेंगे सर।
तो सावंत सर और मेरे जितने भी श्रोता हैं जो देख रहे हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आगे प्रश्न में शायद छोड़ा ही शब्द यूज किया होगा और अभी आपने भी छोड़ा बोल के शब्द यूज प्रयोग किए। तो एक्चुअली मैं अगर असल में बोलूँ तो छोड़ा नहीं है, कुछ पाने के लिए या कुछ देर के लिए उसे बस अपने से थोड़ा दूर किया हूँ, क्योंकि वो भी मैंने मेहनत करके ही मैंने उसका जो BHMS का डिग्री एज अ गोल्ड मेडलिस्ट मैंने उसको प्राप्त किया है। उसमें मेरा बहुत मेहनत लगा हुआ है और मेरा बहुत उसमें मेरा मेहनत नहीं, मेरे परिवार का, मैंने आगे ही बताया, मेरे पापा और मेरे मिसेस ने इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को सहयोग किया। मैं कलकत्ता में पढ़ता रहता था, उन लोगों ने हमेशा मेरे को मंथली जो भी फाइनेंशियल मेरे रिक्वायरमेंट थे उन लोगों को भेजते थे। और मेरे मिसेस जो 6 साल मेरे से दूर रही मेरे इस सपना पूरा करने के लिए, इसीलिए मैंने यही बोलूँगा कि छोड़ा नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर किया हूँ। तो दूर इसलिए किया कि मेरे को उस समय जो एज अ फिजिशियन में वो सेवा ही कर रहा था, मगर उस सेवा का मेरे को सुखद अनुभव नहीं मिल रहा था। एज अ सक्सेस जो लोग बोलते हैं कि सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल का अपना अपना पैमाना होता है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन या पैसा कमाने को सक्सेसफुल मानता है, तो कोई सेवा करने से ही सक्सेसफुल माना जाता है। तो मैं उस समय एज अ इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ दूसरे की नज़र में, मगर मैं एज अ सर्विस जो मेरे को एक मतलब भगवान ने इस धरती पे भेजा है, पिता ने जो शिक्षा दिया, गुरु ने जो शिक्षा दिया कि भाई आप सिर्फ समाज से लेना ही मत सीखे, समाज को देना भी सीखिए। तो ये जो फीलिंग थी मेरे को उतना नहीं आ रहा था, समाज को दे रहा था, सर्विस कर रहा था, मगर फिर भी एक जो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने एजुकेशन को चुना। और एजुकेशन ऐसा मतलब ये क्षेत्र है, ऐसा एक सेवा का एक ऐसा मंच है जहाँ आप हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों को एक साथ सेवा दे सकते हैं। और आने वाले दिन में अपना ही समाज नहीं, अपना गांव, अपना शहर, देश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी आप शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मैं एक चीज़ को और यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग दान धर्म करते हैं, तो सबसे हमारे शास्त्र में लिखा है सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दान है। तो मैं इस कार्य में लगा हूँ और इससे मुझे को क्या होता है कि संतुष्टि प्राप्त होता है, सबसे बड़ी बात है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप दिन भर थक के किसी भी कार्य करके घर में आते हैं और जब आपको चैन की जो नींद होता है और उस कार्य का आपको जो सुखद अनुभव होता है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता है। इसीलिए अभी होम्योपैथिकली थोड़ा सा मैं दूर हूँ, मगर आप लोगों को ये जानकारी देने चाह रहा हूँ सभी को कि बहुत जल्द मेरा जो सिलीगुड़ी निज निवास है सरकार पारा में, वहाँ मैं अपनी स्वर्गवासी माता के नाम पे फ्री होम्योपैथिक क्लिनिक, जिसमें में जो कंसल्टेशन हुआ, चेकअप हुआ और दवाई भी मैं मुफ्त उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। सो थोड़ा सा दूर हुआ हूँ, छोड़ा नहीं। अच्छा लगा आपकी सोच को जानकर। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके अंदर चैरिटी की भावना भी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि अभी आप सर ने एक शब्द यूज़ किया फ्री, है ना, तो सर हमेशा से उन व्यक्तियों को हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं रहते या पैसे की तंगी के कारण अपना शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाते या फिर अपना उपचार नहीं कर पाते, तो उनके तरफ भी सर का एक अलग योगदान रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 8 सालों से ब्राइट कोचिंग सेंटर चला रहा था। वहाँ पे मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा था बच्चों को। और वहाँ पे 2019 में जो बच्चों ने एक्सेलेंट किया था, जो बच्चे स्कूल से टॉपर निकले थे, जिन बच्चों ने अपने क्लास में फर्स्ट किया था, तो सर उस वक्त भी आए थे 2019 में और उन्होंने इस तरह का सर्टिफिकेट से उनको नवाजा था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त सर ने कहा था जितने भी बच्चे जो एक्सेलेंट किए थे, स्कूल टॉप किए थे, अपने कक्षा में प्रथम आए थे, उनको फ्री में सिक्किम टूर इन्होंने दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा छुआ था मुझे, मेरे हृदय को छुआ था और मैं इसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ सर का कि वो शिक्षा के लिए इतना सराहनीय कार्य करते हैं हमेशा। और उन बच्चों को जो पैसों की तंगी के कारण, इकोनॉमिकली पुअर होने के कारण अपने शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए हमेशा सहयोग करते हैं। तो सर मेरा अंतिम सवाल यही है कि
फ्यूचर में आपका क्या प्लानिंग है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश अपना शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाते, अपना शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है सावंत साहब, मगर इसका मैं जवाब श्रोता को आपको इस तरह से देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी प्रश्न में बताया कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूँ, अभी भी सामान्य ही हूँ। मगर सामान्य परिवार का सबसे बड़ा विडंबना क्या होता है कि वो चाहते हुए भी समाज आगे नहीं बढ़ पाता। समाज में इतने सारे कांटे, इतने सारे रोड़ा होता है कि उनको आगे बढ़ने भी नहीं देता है। तो जिस तरह से मैं अपना पढ़ाई, मैंने अपना शिक्षा ग्रहण किया, बहुत कठिनाई है, बहुत मेहनत से किया है। सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है कि हम लोग को मतलब हर जगह डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे जॉब में हो। तो ये सब चीज़ से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो मैंने यही अपने मतलब मन मस्तिष्क में एक डिटरमाइन कर रखा हूँ, ये सोच रखा हूँ कि मेरे से जितना बन सके उतना मैं अपने जो समाज में बीपीएल फैमिली के बच्चे लोग हैं या ट्राइबल बच्चे लोग हैं, जैसे अभी डुआर्स में मैं हूँ, सावंत सर न्यू डुआर्स में हमारे जो इंटरव्यू हो रहा है, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे ट्राइबल और बीपीएल भी क्या बोले, बीपीएल से भी नीचे स्तर के बच्चे लोग हैं जो शिक्षा में आगे नहीं पढ़ते था। जब तक आदमी शिक्षा में आगे नहीं पढ़ पाएगा वो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ को आप सब जानते भी है और इसे मानना भी चाहिए, जो नहीं इसको महत्व देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्या है कि बिना शिक्षा का आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, बिना शिक्षा का आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे संस्था के माध्यम से मेरे रिसोर्स जो भी है, मेरे जान पहचान है या मेरे मित्र है या जो भी जहाँ भी मेरे माध्यम से अगर हम किसी बच्चे को चैरिटेबल या फ्री में या स्कॉलरशिप में हमें उसे आगे पुश कर सकते हैं तो मैं वो कोशिश करता हूँ। और आने वाले दिन में मेरे संस्था इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम लेके भी आगे भी आया। जैसे सिक्किम में मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे लोग को 100% फ्री स्कॉलरशिप दे के भी भेजा हूँ। अब इसी चीज़ को मैं इधर डुआर्स या सिलीगुड़ी क्षेत्र में भी लेके आ रहा हूँ कि आने वाले दिन में मेरे संस्था के थ्रू से, जैसे नर्सिंग है, अभी देख रहा हूँ कि एक नर्सिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बच्चे लोग को तुरंत जॉब मिल जाता है। अभी तो जॉब का ऐसे भी क्राइसिस है, फीस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमारे भारत में जो नर्सिंग के क्षेत्र में जॉब बहुत सारा मिल जाता है, तो बहुत सारा कॉलेजेस बहुत सारा फ़ी वसूलता है। तो मैंने क्या किया कि इसके लिए मैंने एक दो नर्सिंग कॉलेजेस से बात किया और इसका सलूशन ये निकाला हूँ कि अगर जो कोई बच्चा, वो लोग फ्री नहीं दे पाते, अगर कॉलेज का भी अपना अपना प्रॉब्लम होता है, अगर वो टोटली फ्री नहीं दे पाते तो एटलीस्ट लोन का सिस्टम करे, ताकि बच्चा लोन के माध्यम से अपना शिक्षा, अपन हायर स्टडी प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़ सके। तो इस तरह से जीएनए में भी मैं अभी लोन सिस्टम से बच्चे को पढ़ाने का सुविधा मुहैया कराने जा रहा हूँ। और बाकी भी बहुत सारा कोर्सेज में इस तरह का प्रोग्राम बहुत समय के साथ साथ लॉन्च करूँगा, ताकि हमारे जो इस क्षेत्र के बच्चे, ट्राइबल बच्चे, बीपीएल बच्चे, ये आगे से आगे आए। हीरा बोलता है ना, हीरा तो कोयला के खानी में ही मिलते हैं। तो भारत का भविष्य भी इसी गरीबी में ही निकलेगा। इसी गरीबी, तो हमें बस उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य, अपना सेवा दे रहे हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने यहाँ, अगर आप 10 बच्चे से फीस लेके पढ़ा रहे हैं तो उसमें 2 या 4 बच्चे को निःशुल्क पढ़ाएं, ताकि उनका भी जीवन संवर जाए। तो आगे का मेरा यही सब प्लानिंग है कि जितना मैं अपना जीवन बच्चे और आने वाले भावी पीपल पर ही समर्पित किया हूँ। देखूँ, मैं तो चाहता हूँ कि 100% मेरा इंस्टीट्यूट चैरिटेबल हो जाए, मगर मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मगर जैसे जैसे मेरे में रिसोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिसोर्स का फ़ायदा बीपीएल फैमिली, ट्राइबल बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो उनको मिलने निश्चय ही है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ एकदम दृढ़ता से रख सकता हूँ, कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि DSS इंस्टीट्यूट एजुकेशन फॉर ऑल का जो हेड ऑफिस है सिक्किम गैंगटॉक में है। इसका ब्रांच ऑफिस सिलीगुड़ी में सर के निज निवास स्थान में है और साथ ही बीरपड़ा में कुछ ही दिन बाद ब्रांच ऑफिस खुलने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इनसे जो सुना अभी मैंने, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ, मुझे इंस्पिरेशन मिला। लोग कहते हैं कि अब तो मेरी शादी हो गई है या मेरा एजुकेशन ख़त्म हो गया है, अब मेरा उम्र नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूँगा, अभी जैसा चल रहा वैसे चलने दो। लोग अलग कुछ नहीं सोच पाते। लेकिन आपने सुना कि सर का मैरिज होने के बाद में इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल DSS इंस्टीट्यूट का स्थापना किया 2016 में। तो ये अपने में एक इंस्पिरेशन है और बिल्कुल हम सभी आपसे सर मिलकर काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं ये अतुलनीय है और जितने बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं पैसों की कमी के कारण, डेफिनेटली सर हमारे नज़र में जो भी बच्चे रहेंगे हम उनका बायोडाटा आप तक पहुंचाएंगे और उनको शिक्षा के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, वही पढ़े और साथ ही साथ आने वाले समय पे एक शिक्षित जीवन बिताए। तो दोस्तों आज का इंटरव्यू हम यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप भी सर के स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए होंगे। काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे व्यक्तियों से मिलकर जो हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं आपका और आपके जो स्टोरीज हैं हमें विश्वास है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको प्रोत्साहित करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।